हेलो एवरीवन, दिस इज बलराम कुमार गुप्ता। आज हम CS एग्जीक्यूटिव के अंदर मॉड्यूल 2 में बहुत ही अच्छा सा पेपर है, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ये हमारा पेपर नंबर 6 आता है, पेपर 6। आज हम इसमें बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी एक्ट 1992। चैप्टर फर्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी 1992। इसका एक्सपेक्टेड मार्क हो जाता है 7 to 10 मार्क्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेबी के बारे में पढ़ने से पहले हमें सेबी के बारे में ये जानना जरूरी होता है, सेबी को भारत में लाया क्यों गया, सेबी को भारत में लाने का उद्देश्य क्या था। जब कभी भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो एक चीज़ जरूर हमारे बात ध्यान में आता होगा, स्कैम 1992। स्कैम 1992 जिन्होंने पूरे स्टॉक मार्केट को 90s के दशक में हिला दिया था। इस स्कैम को करने वाले का नाम था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता जो एक गुजरात के मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे। इन्होंने अपना स्कूल का पढ़ाई छत्तीसगढ़ से करने के बाद वो मुंबई चले गए। वहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक किसी फर्म के अंदर ब्रोकरेज का काम शुरू करने लगा और अपने बॉस को क्लाइंट ला कर देता था। वो लाइक इंटरमीडियरी का काम शुरू करने लगा। फिर कुछ साल बीतने के बाद जब उसको स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज हो गया, फिर उन्होंने एक अपना फर्म ओपन कर लिया। वो अपना फर्म ओपन करने के बाद वो करीब बैंकिंग रेगुलेशन का गलत फ़ायदा उठाकर वो लगभग 4,000 करोड़ का स्कैम कर बैठा था। 4,000 करोड़, जो कि अब लगभग 24 से 26,000 करोड़ होता है इसका वैल्यू। हर्षद मेहता बैंक के रेगुलेशंस का गलत फ़ायदा उठाकर एक बैंक से लोन लेता था और दूसरे किसी सिक्योरिटी को खरीदता था। जब उस सिक्योरिटी को खरीदता था तो उससे जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट को खुद रख के और लोन को बैंक को दे देता था। ऐसे ही करते करते वो इसमें इतना लत लग गया इसको कि वो गलत डॉक्यूमेंट का उपयोग करने लगा बैंक से सिक्योरिटी लेने के लिए, बैंक से लोन लेकर स्टॉक मार्केट से सिक्योरिटी लेने के लिए। एक बार जब वो करीब 4,000 करोड़ का 1 मिनट हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वो करीब 4,000 करोड़ का स्कैम कर चुका था इस कारण, तो इसका एक इसी के ऑफिस में एक महिला क्लाइंट थी जिन्होंने इसके पूरे स्कैम का राज खोल दी। जब इसके स्कैम का राज खुला तब इस पे करीब 72 क्रिमिनल केसेज हुए थे। ये 1990s का स्कैम पूरे स्टॉक मार्केट को हिला डाला था। इस पे एक बहुत ही अच्छा सा फिल्म भी बना है, आप लोग फिल्म ज़रूर देखें। फिल्म का नाम है द बिग बुल। द बिग बुल, ये आप लोगों को सिलेबस पे आधारित है, आप लोग प्लीज़ देखें। इस पे एक वेब सीरीज भी बना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेबी के बारे में अब हम जानना स्टार्ट करते हैं। सेबी is a body corporate
हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब उसके पास खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेबी इट हैज ए कॉमन सील विथ पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। सेबी के पास, सेबी लाइक ए सेपरेट बॉडी है, तो वो खुद तो साइन कर नहीं सकती है। उसके लिए एक कॉमन सील रहता है जो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, होल्ड करता है, डिस्पोज ऑफ करता है, तो उस प्रॉपर्टी को अपना साइन एज ए कॉमन सील करता है। सच प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल एंड इमूवेबल। जो प्रॉपर्टी से भी एक्वायर करती है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, sue एंड बी sued ऑन इट्स ओन नेम। सेबी के पास ये पावर है कि वो किसी पे केस भी कर सकता है, या कोई अदर व्यक्ति भी, थर्ड पर्सन भी सेबी के ऊपर केस कर सकता है। इट्स हेड ऑफिस इज मुंबई एंड इज empowered टू establish इट्स ऑफिसेज एट अदर प्लेसेस इन इंडिया। सेबी का हेड ऑफिस फिलहाल मुंबई में है, और इस सेबी के पास पावर है कि इंडिया को वो किसी भी अदर प्लेसेज में अपना प्लेस या ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकती है। सेबी presently has offices also in Ahmedabad, Jaipur, Kolkata, Guwahati, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलुरु। फिलहाल में सेबी के पास ऑफिस अहमदाबाद में है, जयपुर में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, भुवनेश्वर में है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई और बेंगलुरु में है। अब हम जानते हैं कि सेबी को लाने का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी को यहाँ लाने का। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी प्रोटेक्टिंग द, बस अब जब भी कभी भी हम ऑब्जेक्टिव के बाद में बात करेंगे तो तीन बातें को ध्यान रखना चाहिए। प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, प्रमोट एंड डेवलपमेंट द सिक्योरिटीज मार्केट और रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। बस यही तीन मेन कारण है सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी को लाने का। फर्स्ट, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड, promoting the development of the security, and third is regulating the securities market। ऑब्जेक्टिव जानने के बाद अब सेबी के बोर्ड को जान लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेबी, कंपोजिशन ऑफ सेबी मतलब सेबी का बोर्ड, सेबी में रहते कौन कौन है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो तो वो खुद कार्य कर नहीं सकती है, तो उसके कार्य करने के लिए किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती होगी। सेबी में एक चेयरपर्सन होता है जिसे चेयरमैन भी कहते हैं, और दो अदर मेंबर होता है जो एक मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डील करती है, और फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर उसे एक अपॉइंट किया जाता है। डैट इज, सीधे बात करें तो सेबी के अंदर दो अदर मेंबर होता है, जिसमें से एक मेंबर को एमसीए अपॉइंट करती है, और दूसरे मेंबर को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट करती है, फाइनेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंड ऑल्सो वन मेंबर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी में एक मेंबर आरबीआई भी अपॉइंट करेगी। एंड सेबी के पास 5 अदर मेंबर होता है। 5 अदर मेंबर में से 3 शैल बी द होल टाइम मेंबर, 3 शैल बी द होल टाइम मेंबर। सेबी 5 अदर मेंबर अपॉइंट करेगी, उसमें से 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होना चाहिए। अब इसके बारे में पूरे पढ़ लेते हैं। चलिए, सेबी के पास एक चेयरमैन है, 2 अदर मेंबर है, 2 अदर मेंबर में से एक मेंबर को एमसीए अपॉइंट करती है, और दूसरे मेंबर को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर सेबी के पास एक मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, और 5 अदर मेंबर होता है, जिसमें से एटलीस्ट 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होता है। इतना तो पढ़ने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये जो लिखा हुआ है ये वाकई सही है या नहीं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेबी के मेन वेबसाइट पे। चलिए फिर देख लेते हैं।
SEB सेबी सॉरी ये रहा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं, अबाउट पे जाएंगे। अबाउट सेबी एंड द बोर्ड पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे श्री अजय त्यागी, that is chairman of SEBI, 3 whole-time members, श्री जी महालिंगम, श्री SK मोहंती, श्री अनंता बारू। पार्ट टाइम मेंबर्स में हो गए इसके श्री M राजेश्वर राव, श्री आनंद मोहन, श्री KVR मूर्ति एंड डॉक्टर V रवि, that is ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर M राजेश्वर राव जो कि RBI द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, श्री आनंद मोहन बजाज जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री KVR मूर्ति को अपॉइंट किया है, और पार्ट टाइम मेंबर ऑफ सेबी है डॉक्टर R रवि अंशुराम। नाम क्लियर है। तो आगे हम देखेंगे फंक्शन सेबी के क्या है। फंक्शंस ऑफ सेबी, power and functions of SEBI. It is the duty of SEBI to take such measures for the protection of interest of investor and promoting development securities market. बेसिकली वही 3 ऑब्जेक्टिव के तरह फंक्शंस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करेगा, थर्ड सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करेगा। अब इसके फंक्शंस क्या है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ इंटरमीडिएट, सेबी जो है इंटरमीडियरी को कामकाज को रजिस्टर करता है एंड रेगुलेट करता है। इंटरमीडियरी कौन है इसके बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी का मेन फंक्शंस है बिजनेस, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को रेगुलेट करना एवं उसके सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। किस प्रकार सिक्योरिटीज मार्केट में सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेड करेगा। फिलहाल यही रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ द डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट फाइल एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनका मेन फंक्शन ये भी होता है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रेगुलेट करता है, रजिस्टर करता है, उसके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब उसको क्रेडिट देता है कि वो किस प्रकार कार्य करता है, उसकी कार्य करने की क्या एबिलिटी है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी जो है वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी रेगुलेट करती है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, इन्वेस्टर स्कीम के बारे में एक अच्छा सा टॉपिक है, वहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रोहिबिटिंग द अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस। सेबी अनफेयर फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब मना करती है, इसको करने से रोकती है। प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेबी का मेन कार्य है इनसाइडर ट्रेडिंग को भी प्रोहिबिट करना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई स्टॉक मार्केट के अंदर का जैसे ब्रोकर हो गया, वो खुद शेयर के बेस्ड पे उसका इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकाल के उस पर ट्रेडिंग करता है। रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर।
सेबी जो है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ टेक ओवर को भी रेगुलेट करता है। इस पे हमारा एक अच्छा सा चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे। कॉलिंग फॉर एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अंडर टेकिंग इंस्पेक्शन एंड कंडक्टिंग इंक्वायरी। सेबी के पास पावर है कि वो किसी इंफॉर्मेशन को मांग भी सकती है, वो इंस्पेक्शन भी कर सकती है, इंक्वायरी भी कर सकती है और किसी स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट भी करवा सकती है। सेबी जो है किसी पे लिविंग फी एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, किसी पे इस सेक्शन के अंदर चार्ज भी लगा सकती है, पेनल्टी भी लगा सकती है। अगर सेबी चाहे तो रिसर्च भी कर सकती है। रिसर्च, डिस्कवरी, फाइंड, कुछ डॉक्यूमेंट पे रिसर्च भी करवा सकती है। परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शंस एज में भी, और जो फंक्शन सेबी को अच्छा लगे वो कर सकता है। नेक्स्ट है सेबी हैज इन्वेस्टेड विद द सेम पावर डेट ऑफ सिविल कोर्ट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सिविल कोर्ट के पास जो जो पावर फंक्शंस देता है, सेम पावर फंक्शन सेबी हैज बीन इन्वेस्टेड विद द सेम पावर एज दैट ऑफ ए सिविल कोर्ट। सेबी के पास भी सेम पावर है जैसा एक पावर सिविल कोर्ट के पास होता है। इसका पावर्स देख लेते हैं। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। सेबी कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है या कोई और अदर डॉक्यूमेंट है जो नेसेसरी लगे सेबी को, वो मांग सकता है। समइंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन एग्जामिन ऑन द ओथ। सेबी किसी भी व्यक्ति को जो डिफ़ॉल्ट में आता है उसको समन भेज सकता है, उसको बुला सकता है प्रेजेंट होने के लिए। उसको जैसे गीता कुरान पे देखे कोर्ट में कसम खिलाया जाता है, उससे भी सेबी कसम खिला सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर एंड अदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज। सेबी चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट को रजिस्टर कर सकता है, अदर इंस्ट्रूमेंट को देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और डॉक्यूमेंट। सेबी एक एक अथॉरिटी बना सकती है जो कि नेसेसरी रहे तो वो एग्जाम डॉक्यूमेंट को एग्जाम वेरीफाई करने के लिए सेबी दैट इज मान लीजिए सेबी एक अथॉरिटी बना सकती है जो कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे। और अदर पावर है पावर टू इशू डायरेक्शंस। द सेबी हैज पावर टू प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम यूजिंग issuing any offer document in the interest of the investor if SEBI is satisfied after making inquiries that is necessary in the interest of the investor। मतलब समझ लीजिए ये सेबी इन्वेस्टर को ही प्रोटेक्ट करता है। सेबी हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट एनी कॉन्ट्रैक्ट। सेबी के पास पावर है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है जो डायरेक्ट इन्वेस्टर को इंटरेस्ट दे रहा हो। इफ सेबी इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज दैट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अगर सेबी खुद को सेटिस्फाई है कि ये इन्वेस्टर के हित में बहुत ही अच्छा है तो वो ये सब डायरेक्शन इशू कर सकता है। प्रिवेंट द एक्टिविटीज ऑफ द एनी इंटरमीडिएरी। वो किसी भी इंटरमीडिएरी को बैन कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कुछ भी एक्टिविटी करने से। टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सच इंटरमीडिएरी, या फिर उस सच इंटरमीडिएरी को मैनेजमेंट को सिक्योर कर सकता है। इट में इशू सच डायरेक्शन एज मे बी नेसेसरी टू, या फिर और कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है जो नेसेसरी होगा किसके लिए, तो एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए। फिर टू एनी कंपनी फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, या फिर किसी कंपनी के लिए जो कैपिटल इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है कैपिटल के लिए या सिक्योरिटी का ट्रांसफ़र करती है, इसके लिए से भी पावर डायरेक्शन इशू कर सकती है। सेबी के पास में इन्वेस्टिगेशन का भी पावर है। इफ सेबी हैज रिजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव डैट, अगर सेबी के पास कोई ऐसा सुराग लगा है जिससे लगे कि
Any matter connected with the securities market is being dealt with such a way that is detrimental to the interest of investor. कोई ऐसा बात जो सेबी को पता लगे कि वो इन्वेस्टर के लिए हित में अच्छा नहीं है या फिर सिक्योरिटीज मार्केट के लिए वो सही नहीं है, तो वो इन्वेस्ट वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, छानबीन उसमें कर सकता है। या फिर एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विथ द सिक्योरिटीज मार्केट हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और द रेगुलेशन। या फिर किसी भी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट हैज वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन। कोई भी इंटरमीडियरी या पर्सन जो सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करता है या उसका गलत यूज करता है या फिर इस रेगुलेशन का गलत यूज करता है, तो इसमें से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एनी ऑथोराइज पर्सन ऑफ द कंपनी एंड एवरी इंटरमीडिएरी टू प्रोड्यूस नेसेसरी डॉक्यूमेंट बिफोर द इन्वेस्टिगेशन। जब से भी इन्वेस्टिगेशन करेगी तब से कंपनी के ऑथोराइज पर्सन और सभी इंटरमीडिएरी का ड्यूटी रहता है कि वो जो ज़रूरी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सेबी के पास में प्रोड्यूस करे, सेबी को दिखाए। द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैज़ अ राइट टू कीप एनी बुक्स रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर 6 months ऑफ हिज कस्टडी। सेबी के पास पावर है कि वो अपने अथॉरिटी को पावर ग्रांट किया है कि वो चाहे तो यदि नेसेसरी है तो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को या डॉक्यूमेंट को या रजिस्टर को अपने पास वेरिफिकेशन के लिए लगभग 180 दिन तक के लिए रख सकता है, डेट इज 6 month के लिए। सेबी के पास सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर देने का भी पावर है। सीज और डिसिस्ट ऑर्डर हो जाता है मतलब इसके अथॉरिटी को छीन लेना, अपने ऊपर ले लेना। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड एनी पर्सन हैज़ वायलेटेड और इज लाइकली टू वायलेट एनी ऑफ द provisions, rule or regulation of the act, it may pass order requiring such person seize or desist from committing such action। तो इन सिंपल में अगर सेबी को किसी ने कहा अगर सेबी को कंपनी का बोर्ड या फिर किसी ने कहा है कि कोई एक पर्सन जो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस को वायलेट करता है, मतलब गलत यूज करता है, तो सेबी यहाँ पे सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर पास कर सकता है, उसको ये करने से रोक सकता है या फिर उसके अथॉरिटी को अपने ऊपर ले सकता है। कंसेंट ऑर्डर क्या है देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंदर फ्रॉड करता है तो उस पर पेनल्टी लगती है, डेट इज सही है, तो उससे भी चाहे तो उसे कंसेंट के द्वारा सुधार भी सकती है। इट मीन्स एन ऑर्डर सेटलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग बिटवीन द रेगुलेटर एंड द पर्सन हु मे वांट टू हैव वायलेटेड द सिक्योरिटी लॉ। मतलब कोई भी पर्सन जो सिक्योरिटी लॉ को वायलेट किया है वो सेबी के साथ कंसेंट कर उस सिविल डिस्प्यूट को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट को सेटल कर सकता है। अगर किसी मान लीजिए मिस्टर एक्स, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो इस एक्ट के अंदर में डिफ़ॉल्ट पाया गया है तो उससे भी ज़रूर इस पर फाइन या कुछ पेनल्टीज लगाएगी, लेकिन सेबी उसको एक चांस देता है कि वो कंसेंट ऑर्डर के साथ में सेबी के साथ में कंसेंट कर ले। अगर वो व्यक्ति सेबी के साथ कंसेंट करने में सक्षम रहता है तो फिर सेबी के साथ कंसेंट करता है और उस फाइन पेनल्टीज को कम करने के बाद फिर सेबी के साथ राजा मंदिर करने के बाद सेबी उसको छोड़ देती है, मतलब सेटल कर देती है डिस्प्यूट को। इन सिंपल टर्म सेटल तो मतलब सेटल तो नहीं, फिर भी कुछ न कुछ फाइन लगा ही देता है। इन सिंपल टर्म्स कंसेंट ऑर्डर इन रिलेशन टू सेबी इट इज एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑर्डर बिटवीन रेगुलेटर एंड कंपनी विच हैज वायलेटेड द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एज मेंशन इन सेबी एक्ट। इन सिंपल में जानते हैं कंसेंट ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट का जरूरत नहीं पड़ा, कोर्ट से बाहर ही सेटल हो गया बिटवीन रेगुलेटर एंड कंपनी। किसी भी रेगुलेटर कंपनी का डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं गया
कोर्ट से बाहर इस सेबी के पास में सेटल हो गया। इससे क्या होता है, इसके फायदे देखें। फ्लेक्सिबिलिटी, इन्फोर्समेंट एंड रिमेडियल एक्शन विल बी अचीव टू गोल्स। इससे बहुत ही अच्छा एक्शन आता है, दो पार्टी के बीच में खुद से सेटलमेंट हो जाता है, जो कि अच्छा रहता है। अप्रोप्रिएट सेक्शंस, इसमें ज़्यादा सेक्शंस नहीं लगेंगे। रेमेडीज डिफरेंस विदाउट रिस्टोरिंग टू लिटिगेशन लेंदी प्रोसीडिंग। इससे क्या है, लेंदी प्रोसेस मतलब बड़ा प्रोसेस से बच जाओगे, कोर्ट के चक्कर लगाने से बच जाओगे, इससे टाइम सेविंग होता है। सेबी ऑफ पेनल्टीज डिफॉल्ट एंड फेल्योर। सेबी के पेनल्टीज क्या क्या लगा सकती है डिफॉल्ट होने पे या फेल्योर होने पे। सेक्शन 15 के अंदर सेबी एक्ट कहता है फेल्योर टू वन मिनट। सेक्शन 15A, फेल्योर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट टू द बोर्ड। अगर कोई इंटरमीडियरी ब्रोकर कंपनी किसी डॉक्यूमेंट रिटर्न या रिपोर्ट को फर्निश करने में फेल करता है, उसको प्रोड्यूस करने में फेल करता है। फेल्योर टू एनी टाइम रिटर्न विच रिक्वायर टू बी फाइल्ड अंडर दिस एक्ट, या फिर जब कोई सी रिटर्न का रिक्वायर हो उसे फेल कर देता है, फाइल नहीं करता है, उसको फाइलिंग में फेल हो गया। फेल्योर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, ये तीनों सेक्शन 15A के अंदर नहीं करता। अब सेक्शन 15B के अंदर देखते हैं। एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज इन एन इंटरमीडिएट एंड इज रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विच हिज क्लाइंट फेल्स इंटर इनटू सच एग्रीमेंट। यदि कोई रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट क्लाइंट को सर्विस देता है, उसके साथ डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करता, एग्रीमेंट क्रिएट नहीं करता है, इसके लिए भी पेनल्टीज है। पेनल्टीज हम देखते हैं थोड़े। अब सेक्शन 50C के अंदर कहते क्या है। इफ कंपनी और इंटरमीडिएट फेल्स टू रेडर्स इन्वेस्टर्स ग्रीवांस, यदि कंपनी और इंटरमीडिएट इन्वेस्टर के कंप्लेन को रिजॉल्व करने में फेल करता है। इफ म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फेल टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, कोई भी म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बिना रजिस्ट्रेशन का फंक्शन करता है। म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फेल टू कंप्लाई विथ कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर वो बिना कंडीशंस के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेता है। फेलियर टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग द स्कीम ऑफ द म्यूचुअल, या फिर वो अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने में फेल करता है। फिर सेक्शन D के अंदर कुछ फेल्योर है। फेल्योर बाय म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट टू एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड और स्कीम, या फिर म्यूचुअल फंड जो है किसी भी स्कीम को इशू करती है तो उसका सिक्योरिटी इशू करने में वो फेल करती है। फेल्योर बाय म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी, या फिर एप्लीकेशन मनी इन्वेस्टर को रिफंड करने में देर करती है या फेल करती है। फेल्योर बाय म्यूचुअल फंड और CIS टू इन्वेस्ट द मनी एज डिसाइडेड, या CIS और म्यूचुअल फंड जो डिसाइड किया है इन्वेस्ट करने, या जो म्यूचुअल फंड और CIS इन्वेस्ट मनी को डिसाइड किया है उसको फेल करता है इन्वेस्ट करने में। और सेक्शन 50 लास्ट होता है इसका, फेल्योर पेनल्टी फॉर फेल्योर टू ऑब्जर्व रूल्स रेगुलेशन और एनी असेट मैनेजमेंट कंपनी। इन सभी सेक्शन 15A टू 15E तक का पेनल्टी है। पेनल्टी ऑफ Rs 1 लाख रुपीज इच डे ऑफ फेल्योर और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। मतलब 15A से लेके 15E तक का कोई भी फेल्योर करता है तो उसका पेनल्टी लगेगा 1 लाख प्लस 1 लाख इच डे प्लस 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। सॉरी, प्लस नहीं, और प्लस में भी डिफरेंट होता है, ये आगे हम समझेंगे। वन लाख और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। अब कुछ और पेनल्टीज देख लेते हैं।
सेक्शन 15F के अंदर, इफ ए स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द इन्वेस्टर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम रेगुलेशंस, कोई भी स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर के पास डिलीवर करने में फेल करता है या कंपनी को अमाउंट पेमेंट करने में फेल करता है, तो इफ चार्ज एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज विद विच इज इन एक्सेस ऑफ द ब्रोकरेज स्पेयर इन द, या फिर कोई भी स्टॉक ब्रोकर कुछ एक्सेस अमाउंट चार्ज कर लेता है जो कि चार्ज नहीं करना चाहिए, जितना चार्ज करना चाहिए उससे ज़्यादा चार्ज कर लेता है, तो इस केस में पेनल्टी है 1,00,000 और 5 times of the amount of brokerage charge in excess of the specified brokerage whichever is higher। मतलब 1,00,000 रुपया और 1,00,000 का 5 times ऑफ ब्रोकरेज चार्ज, इस दोनों में से जो हायर होगा वो पेनल्टी लगेगा। सेक्शन 15G आता है फिर, ऑफेंस रिलेटेड टू इंसाइडर, या कोई भी इंटरमीडिएट इंसाइडर ट्रेडिंग करता है तो इसमें सिंपल फाइन मिनिमम 10,00,000 और मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 times प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग विच वेरी हायर। मतलब मिनिमम फाइन तो 10,00,000 लगेगा और मैक्सिमम 25 करोड़ है, या फिर जितना वो प्रॉफिट इंसाइडर ट्रेडिंग करके किया है उसका हायर लगेगा 25 करोड़ और 3 times के हायर। इंसाइडर ट्रेडिंग पे एक हमारा बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इसे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। एंड सेक्शन 15H, ऑफेंस रिलेटेड टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर, इसमें मिनिमम 10,00,000 रुपया फाइन है। मतलब कोई डिस्क्लोजर नहीं किया, जैसे सिक्योरिटीज का एक्विजिशन किया, किसी कंपनी को टेक ओवर किया तो मिनिमम फाइन 10,00,000 एंड मैक्सिमम पेनल्टी है इसमें 25 करोड़ 3 times ऑफ, मतलब दैट इज सेम पेनल्टी है जैसे इंसाइडर ट्रेडिंग को है। अंडर सेक्शन 15H, पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या फिर कोई फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने का कोशिश किया जो कि सिक्योरिटीज मार्केट के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो इसमें मिनिमम पेनल्टी है 5,00,000, मैक्सिमम हो गया 25 करोड़ 3 times अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ मेड, मतलब मिनिमम 5,00,000 है और मैक्सिमम है 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट जो उससे प्रैक्टिस करके जिसको प्रॉफिट हुआ है। अनफेयर प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है इसका 3 times और 25 करोड़ चार्ज से हायर। सेक्शन 15HB, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज बीन, कोई भी ऐसा पेनल्टी जहाँ पे कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं दिया गया तो मिनिमम 1,00,000 मैक्सिमम 1 करोड़ उस केस में। नोट बहुत ही अच्छा है नोट, ये सब पेनल्टी जो लगा है पेनल्टी जाएगा कहाँ। Note, all sum realized by way of penalties under this act shall be credited to the Consolidated Fund of India। जितना भी पेनल्टीज इस एक्ट के द्वारा लिया गया है, इस एक्ट के अंदर लिया गया है पेनल्टीज और फाइन, उसको एक कंसोलिडेट फंड में डायरेक्ट डिपॉजिट किया जाएगा जो जिसको रेगुलेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसोलिडेट फंड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मोटो संग हो जाए। प्लीज स्टैंड अप फॉर मोटो सॉन्ग।